जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद छात्र एक चीज़ जानने के लिए बड़े उत्सुक हो रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि प्रश्नों का लेवल तो आपने देखा होगा, हमने एग्ज़ाम का रिव्यू भी किया था। उसके बाद सभी बता रहे थे कि प्रश्नों का लेवल बीपीएससी अब धीरे धीरे बढ़ा रही है। क्या होगा बीपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ, और मेंस की तैयारियों पर किस प्रकार से एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ उतरे, यही जानेंगे अभी हम एसडीएम राहुल कुमार सिन्हा सर से। तो चलिए सर से बातें करते हैं और मेंस की स्ट्रैटेजी पर खास करके हम बात करेंगे, किस प्रकार से तैयारियां करें, आंसर राइटिंग करें, ऐसे के लिए किस प्रकार से पढ़ें, और प्रीलिम्स एग्जाम के कट ऑफ पर भी चर्चा करें। चलिए सर से बातें करते हैं, तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर, ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है। सर, प्रीलिम्स एग्जाम हो गया है। सर, अगर आपने प्रश्नों का आकलन किया होगा, अगर एनालिसिस की होगी सर थोड़ी सी 69वीं की, क्या देखने को मिला सर? बीपीएससी कहाँ ले जा रही है प्रश्नों के पैटर्न को? देखिए 69वीं का अगर मैं फ्रैंकली कहूँ तो एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा टफ था। हम्म, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि नहीं मॉडरेट था, टफ था, क्योंकि वो जो 2 घंटे में बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, हम्म, उस समय का जो एक्सपीरियंस वो बहुत है। जब एक बार क्वेश्चन पेपर 2 बजे के बाद बाहर निकल गया, उसके बाद अब 10 बार पलटेगा तो और धीरे-धीरे आसान होते जाएगा। लेकिन जो उस समय जो फीलिंग थी, उस हिसाब से पेपर टफ आया है और कट ऑफ संभवतः कम जाएगा इसमें। अच्छा सर, बीपीएससी प्रीलिम्स तो हो चुका है सर, क्या कट ऑफ रहने की संभावनाएं आपको? देखिए कट ऑफ तो मैं कल भी कह रहा था कि सिर्फ भगवान ही कट ऑफ को सही बता सकते हैं। हम लोग जी। एक अनुमान लगा सकते हैं। जितने बच्चे जो मेरे संपर्क में हैं, उनसे बातचीत करने के बाद और क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे जो लग रहा है कि 85 के आसपास ही होगा। 85 से कम ही हो सकता है या 1-2 नंबर ज़्यादा होगा। उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो बच्चे 80 के आसपास हैं, वो लोग मेंस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मैंने फिर कहा कि कट ऑफ हम लोग गेस कर सकते हैं और मैं गेस ही कर रहा हूँ, कोई प्रमाणिक नहीं है और ये कोई लकीर नहीं होगी कि ये 85 होगा। क्योंकि सब लोग पूछ रहे हैं कट ऑफ तो बताना बनता है, तो मैं गेस कर रहा हूँ कि 85 होगा, लेकिन 80 के आसपास वाले लोग मेंस की तैयारी में लग जाएँ। 80 से एक दो नीचे वाले भी मेंस की तैयारी? हाँ, कोई नहीं, क्योंकि कोई नहीं बता सकता है। बिल्कुल। जो पेपर का लेवल था टफ था और पेपर में बच्चे क्या सॉल्व करके आए हैं, उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होता है ना। तो हम लोग को तो वो नहीं पता कि बच्चे क्या करके आए हैं, लेकिन 80 के आसपास वाले मेंस की तैयारी में लग जाएँ। सर, मेंस की स्ट्रेटेजियों पर बात कर लें। सर, जो पुराने छात्र हैं तो कहीं न कहीं उन्होंने मेंटरशिप ली हुई है, उन्हें पता है। लेकिन जो नए हैं, जिन्होंने बहुत अधिक मेहनत करी और उसका प्रीलिम्स अच्छा चला गया, लेकिन मेंस के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। तो सर, मेंस के लिए क्या सजेशन देंगे आप? देखिए मेरा मेंस के लिए सजेशन है कि मेंस में आपके नॉलेज से ज़्यादा प्रेजेंटेशन मैटर करता है। आपने देखा होगा यूपीएससी में 21-22 साल के लड़के आईएएस बन जाते हैं। उनको उतना नॉलेज नहीं होता है। जो बच्चे 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने वो 10 साल तक उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, लेकिन एक बच्चा 21 साल का, 22 साल का आता है, वो यूपीएससी में टॉप कर जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नॉलेज से ज़्यादा प्रेजेंटेशन चेक किया। एक साधारण उदाहरण से बताता हूँ। जैसे प्लेट में आपके चावल, दाल परोसा जाता है। चावल के ऊपर से दाल डाल दिया, दाल के ऊपर से सब्ज़ी डाल दी, जैसे बारात में हो जाता है। और किसी ने प्रॉपर 5 स्टार होटल में क्या करते हैं, चावल अच्छे से सजा के रखा, दाल अच्छे से सजा के रखा, सब्ज़ी अच्छे से रखा। खाना वही था, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा कर दिया तो आपको कौन-सा खाने की इच्छा होगी? जो अच्छे से किया हुआ है। तो यो मेंस का आंसर राइटिंग भी यही चीज़ है। जैसे कोई एक टॉपिक लेते हैं, गरीबी। अब गरीबी के बारे में जब आपसे कुछ पूछा जाता है, तो गरीबी का आप कैसे प्रेज़ेंट करेंगे? मुझसे जब हमारे टाइम पे बीपीएससी में स्किल डेवलपमेंट पे पूछा गया था, मेरा मीडियम इंग्लिश है, तो मैंने जो अपना आंसर शुरुआत किया था, वो शुरुआत किया था कि चाइना में एक प्रोवर्ब है कि किसी को एक मछली देने से अच्छा है उसको मछली पकड़ना सिखा दो। ये मेरा पहला लाइन था। दूसरा लाइन था कि भारत में मात्र 2% लोग स्किल्ड हैं और चाइना में 98% लोग स्किल्ड हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या स्टैंडर्ड है। तो इस टाइप से मैंने उसको इंटरेस्टिंग बनाया अपने आंसर को, कि सामने वाला पढ़े तो उसको लगे कि भाई कुछ नया मुझे जानने को मिलेगा। ये वैसे ही होता है जैसे फ़िल्मों का ट्रेलर होता है। आप किसी फ़िल्म का ट्रेलर देखते हैं टीवी पे, आपको मन करता है मैं इसको हॉल में जाके देखूँगा, और किसी को देखते हैं लगता है ये तो फालतू टाइप का लग रहा है कहानी। तो आपका आंसर जो है वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि मुझे 2-3 लाइन पढ़ने के बाद मन करे कि मैं आपका आंसर पढूँ और मैं खुश होके आपको नंबर दूँ। तो उस टाइप से अपने आंसर पे काम कीजिए आप। लेंथी नहीं है, स्मार्ट। हाँ, और आपका आंसर जो होता है वो उसका डिस्प्ले वाइज़ भी अच्छा होना चाहिए। किसी भी अच्छे मैगज़ीन को आपने देखा है, इंडिया टुडे मैगज़ीन की बात करता हूँ मैं, वो 10 लाइन का एक पैराग्राफ होता है, उसके बाद एक फ़ोटो होता है, फिर 10 लाइन का पैराग्राफ होता है, एक फ़ोटो होता है। वो पीएचडी के थीसिस की तरह नहीं होता है कि छोटे-छोटे फ़ॉन्ट में पूरा लाइन भर दिया गया हो। तो वैसे ही आपको आंसर को रिप्रेज़ेंट ऐसा करना चाहिए कि पढ़ने वाले को मज़ा आए, तभी ना वो नंबर देगा। आप जो आंसर लिख रहे हैं, एक एग्ज़ामिनर के लिए लिख रहे हैं। आप बीपीएससी के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं लिख रहे हैं, भारत के लिए नहीं लिख रहे हैं। एक 60 वर्ष का वहाँ पे एग्ज़ाम कुछ कॉपी जो चेक कर रहा होगा उसके लिए लिख रहे हैं। वो पढ़ के खुश हो जाएगा तो नंबर दे देगा।
उसको कैसे खुश कीजिएगा? आप अपना आंसर में 6-7 लाइन का एक पैराग्राफ लिखिए, उसका एक फ्लो चार्ट बनाइए, फिर 6-7 लाइन का एक पैराग्राफ लिखिए, फिर एक मैप बनाइए, फिर 6-7 लाइन का पैराग्राफ लिखिए, फिर एक डायग्राम बनाइए। और ये तरीका बिल्कुल प्रूवन तरीका है, मैंने ये तरीका किया था, मुझे बहुत अच्छा नंबर आया, दोनों जीएस से मुझे 200 के ऊपर नंबर आए थे। और उसके बाद मैंने बहुत बच्चों को गाइड किया है, जिन्होंने भी इस तरीके को फॉलो किया है, उनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। कैसे स्मार्टनेस लाएँ सर? इसमें और कैसे बेहतर किया जा सकता है? मैंने भी बताया ना कि आपको हर आंसर में डायग्राम लगाना है, मैप बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, और उन सबको बनाने के लिए तरीका मैं अपने यूट्यूब पे, क्योंकि अभी इंटरव्यू में उतना नहीं बता सकता हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अक्सर उन चीज़ों पे कवर करता रहता हूँ कि आप कैसे नंबर को बढ़ाइएगा। वो छोटे-छोटे यूज़ करके आप आधा नंबर, 1 नंबर भी बढ़ा लेते हैं, तो आपका ओवरऑल आप देखिए कि 10 नंबर बढ़ जाता है, और वही आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाता है 10 नंबर। अच्छा सर, आपने बताया कि आपने जिस प्रकार से वो चाइना वाली बात बताई कि लिखा था, तो ये एक कहीं न कहीं सर दिमाग की उपज भी होती है। हुँ। प्रीलिम्स एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबर से कोई पास कर लिया, तो इन सब चीज़ों में जहाँ पर मेंस में आंसर राइटिंग करनी होती है, तो वहाँ पर सर क्या करें कि इस टाइप की बातें आएँ दिमाग में? देखिए, इसको लाने के लिए आपको एडिटोरियल पढ़ना पड़ता है। एडिटोरियल क्या होता है? किसी भी न्यूज़पेपर का, जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं उस सब्जेक्ट के, जिन्होंने उस सब्जेक्ट पे 40 साल, 50 साल काम किया है, उसके बाद वो लिखते हैं। जैसे निर्भया कांड हुआ था, उस समय जब मैं तैयारी कर रहा था, निर्भया कांड उस समय न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा। 2016-17 की बात है ये। तो निर्भया कांड पे एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जब आप बोलते हैं कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा वोट नहीं दे सकता है, मतलब उसको अपना दिमाग नहीं है। लेकिन वो इतना हीनियस क्राइम कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है? उसको तो अपना दिमाग नहीं है, इसका मतलब कि हमारा समाज खराब है। अगर हम उस बच्चे को सज़ा दे रहे हैं कि अगर 14 साल का बच्चा इतना खराब काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको तो अपना दिमाग नहीं है। तो उसने कहाँ से सीखा ये? समाज से सीखा। इसका मतलब समाज भी हमारा इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। तो इस टाइप की बातें अगर आप आंसर में लिखते हैं, तो जो चेक कर रहा है उसको कुछ नया जानने को मिलेगा। और आपने वही घिसी-पिटी बातें, 4 बातें लिख दी, तो उसमें तो वो दिन भर में आपके जैसा वो 100 कॉपी चेक करेगा। तो उसको तो एवरेज मार्क्स देके बढ़ जाएगा। लेकिन आप इस तरह की चीज़ें जब लिखिएगा, और इस तरह की चीज़ें आप कैसे सीखिएगा? तो एडिटोरियल आप रेगुलरली पढ़िए। एडिटोरियल में आपको अच्छे-अच्छे जो उस विशेषज्ञ होते हैं, उनका व्यू जानने को मिलता है। वो आपको सिखाएगा कि आप कैसे, क्योंकि कोई आदमी खुद से तो नहीं पैदा कर सकता। मैंने जितनी बातें अभी बोली, मुझे पढ़ने की इतनी आदत लग गई थी। बीपीएससी की तैयारी से पहले मैं बहुत पढ़ता नहीं था। मुझे भी 10 मिनट पढ़ने के बाद नींद आती थी। लेकिन कुछ घटना ऐसी घटी कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे तैयारी करना है। उस वक़्त मेरी उम्र लगभग साढ़े 34-35 साल हो चुकी थी। सिर्फ़ बीपीएससी ही मैं दे सकता था, और किसी एग्ज़ाम के लायक था नहीं। और संजोग से फॉर्म भी आ गया था बीपीएससी का कुछ दिन बाद। तो मैंने तैयारी किया और मेरा उसमें हो गया, और उसके बाद मुझे पढ़ने की आदत इतनी लग गई कि पिछले साढ़े 3-4 साल में मैंने किताबें खोज-खोज के पढ़ी हैं। और रोज़ रात को मैं अभी भी आधा घंटा 40 मिनट, क्योंकि बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है, लेकिन आधा घंटा 40 मिनट पढ़ता ही हूँ, तब सोता हूँ। सर इसमें एसे का जो पोर्शन है, उसे कैसे कवर करें और उसे कैसे समझ? देखिए, ऐसे का मतलब होता है कि आप कितने डायमेंशंस को टच कर रहे हैं उस टॉपिक पे। तो डायमेंशंस टच करने का एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपको। जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, उस टॉपिक के बारे में, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए समझ लीजिए। जैसे उदाहरण बता रहा हूँ, कोई एक टॉपिक आया तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख दीजिए, उसके बारे में हिस्टोरिकल बातें लिख दीजिए, ज्योग्राफिकल बातें लिख दीजिए, पॉलिटिकल बातें लिख दीजिए, फिलोसॉफिकल बातें लिख दीजिए, सोशियोलॉजिकल बातें लिख दीजिए। तो जितने भी हमारे एंथ्रोपोलॉजिकल बातें लिख दीजिए, तो आपका जो आंसर है वो मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा। वही एस्से होता है। एस्से में सिर्फ देखा जाता है कि आपने कितने डायमेंशंस टच किए उस टॉपिक के बारे में। तो ऐसे में सर अगर कोई ऐसा टॉपिक आए जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हो, सर उस चीज़ को कैसे टैकल करें? जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे कि मान लीजिए कि अभी भारत कनाडा का चल रहा है इशू, भारत कनाडा के इशू के बारे में आ गया, तो भारत कनाडा के रिलेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखिए कि भारत कनाडा का सबसे शुरू से क्या हुआ है, कितने लोग पंजाब से लोग वहाँ चले गए हैं। फिर उसका ज्योग्राफिकल लिखिए कि कनाडा का जो इन्वायरमेंट है और भारत का इन्वायरमेंट है, उसमें क्या अंतर है। फिर इकोनॉमिकल लिखिए कि कनाडा और भारत में लोग जाते हैं, वहाँ बिजनेस करते हैं, वहाँ से डॉलर्स आते हैं, इस तरह से। तो जितने भी आपको एक आइडिया लग जाएगा आपको क्या क्या लिखना है। तो जितना भी ऑप्शनल है यूपीएससी और बीपीएससी में, उस ऑप्शनल को दिमाग में याद रखिए, और उस टॉपिक से, उस ऑप्शनल से रिलेटेड एक एक पैराग्राफ लिखते जाइए। सर यही होना चाहिए कि स्मार्ट। हाँ, ये आपका स्मार्ट होगी। ये मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया अभी, कि क्योंकि ऐसे का बहुत लेंदी होता है तरीका, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका जान लीजिए कि जितने ऑप्शनल होते हैं, उस टॉपिक पे उस ऑप्शनल से रिलेटेड एक एक पैराग्राफ लिखते जाइए, क्योंकि इससे में देखा जाता है कि आपने कितने डायमेंशंस टच किए हैं। ऐसे में आपको होता है कि कितना आपको पता है उस टॉपिक के बारे में। ये नहीं होता है कि एक ही टॉपिक आपने सिर्फ ज्योग्राफी लेके ज्योग्राफिकल पॉइंट पे आपने पूरा पेज भर दिया। नहीं, आपको सभी डायमेंशंस टच करने हैं। तो सभी डायमेंशंस टच करने का ये तरीका होता है कि हर ऑप्शनल के बारे में ले ले के उसके बारे में लिखते जाइए।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतना इम्पोर्टेंट टाइम देने। चलिए, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। हमारे साथ एसडीएम राहुल कुमार सिन्हा सर थे, जिन्होंने बताया कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम की क्या कट ऑफ रह सकती है, और बाकी अगर प्रीलिम्स में 80 के आसपास किसी का स्कोर आ रहा है तो वो मेंस की तैयारी में कैसे धार लाएँ, किस प्रकार से तैयारियाँ करें और कैसे एक स्मार्ट तैयारियों की बदौलत एक अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। मेंस की पूरी स्ट्रैटेजी पर सर ने बात की। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।